हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वंदना गुप्ता और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, जो कि आप लोगों ने डिमांड किया हुआ था। तो उसी को हम धीरे धीरे सारे जितनी भी समस्याएं हैं पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन से लेकर उसके अंदर में जितनी भी समस्याएं आती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसके डिजीज भी जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे और साथ में उससे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स हैं चलाए गए हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए फिर आज से हम स्टार्ट करते हैं पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, या फिर आप कह सकते हो जन स्वास्थ्य पोषण। तो यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं आपको कि जो जन स्वास्थ्य पोषण है, इसे पब्लिक न्यूट्रिशन कहें या फिर हम कहें कम्युनिटी न्यूट्रिशन, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय और पब्लिक का मतलब हो गया जन, यानी कि कम्युनिटी से भी बड़े लेवल पर। जन में पब्लिक में हर एक इंडिविजुअल हर कोई आ जाता है, जबकि कम्युनिटी क्या है, एक पर्टिकुलर समुदाय को लेकर के होता है। तो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन के अंदर में ही आपका कम्युनिटी न्यूट्रिशन आ जाएगा। तो जो भी समस्याएं होंगी या फिर हम कहें जो भी डिजीज होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे जो है आपके कम्युनिटी न्यूट्रिशन और जो पब्लिक न्यूट्रिशन दोनों के अंडर में ही आएंगे। यानी कि कम्युनिटी न्यूट्रिशन में भी जो भी समस्याएं हैं और जो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन है उसमें जो भी समस्याएं हैं दोनों की सेम ही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। यानी कि यहाँ पर मैं जो बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हम चाहे उसे जन स्वास्थ्य कहें या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य कहें, वो दोनों को एक ही हम कह सकते हैं। बस क्या है, दोनों का क्षेत्र अलग है लेकिन समस्याएं वो एक ही हैं। तो अब यहाँ पर जो जन स्वास्थ्य है वो एक सार्वजनिक स्वास्थ्य का क्षेत्र है जो जन समुदायों के स्वास्थ्य की विशेषताओं के अध्ययन तथा उसे बेहतर बनाने पर आधारित होता है। ओके, उनके स्वास्थ्य की विशेषताओं का अध्ययन करना और उसे और बेहतर बनाना। और जो सामुदायिक स्वास्थ्य है ये समान विशेषताओं वाले लोगों की अपेक्षा समान भौगोलिक क्षेत्र के लोगों पर अधिक केंद्रित होता है। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं, ये मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगी तो आप इसको डिटेल में पढ़ लेना। अब यहाँ पर है कि सामुदायिक स्वास्थ्य के घटक, तो यहाँ पर मैं बोल दूं कि ये सामुदायिक कह सकते हो या फिर जन स्वास्थ्य ऑब्लिक। ठीक है, तो सामुदायिक स्वास्थ्य के घटक कहें या फिर जन स्वास्थ्य के घटक कहें, तो यहाँ पर कुछ घटक का मतलब आप ये कह सकते हो कि एलिमेंट्स जो इसके अंडर में आते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल, जिसके अंतर्गत गर्भावस्था तथा गर्भावस्था से पूर्व में वजन की जांच करना, रक्ताल्पता यानी कि अनीमिया, रक्तचाप की जांच करना यानी कि ब्लड प्रेशर, और सूक्ष्म पोषक तत्वों का अनुपूरण करना तथा टेटनस प्रतिरक्षण यानी कि जो भी टीके लगवाए जाते हैं, आहार, दैनिक कार्यकलापों तथा स्तनपान कराने पर परामर्श सम्मिलित है। दूसरा क्या है कि महिलाओं के स्वास्थ्य तथा पोषण पर परामर्श, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य जांच है, बेहतर स्वास्थ्य हेतु सुविधाएं हैं तथा संसाधनों का आवंटन है, स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर उपयोग तथा परिवार नियोजन सेवाओं पर परामर्श देना। ठीक है, एक तो हो गया कि प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव पूर्व देखभाल यानी कि जिसके अंदर गर्भावस्था के समय आ जाता है और गर्भावस्था से पहले का समय आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो परामर्श दिए जाते हैं महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित। फिर तीसरा पॉइंट है पूरक पोषण या फिर हम इसे कह सकते हैं सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन ये जो है पोषण संबंधित ज्ञान तथा परामर्श इसके अंतर्गत आता है। सस्ता तथा पौष्टिक खाद्य वितरण, खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण और संक्रमण संबंधी सूचना उपलब्ध कराना होता है। ठीक है, फिर है बच्चों में शारीरिक तथा मानसिक विकास का मापन करना तथा स्वास्थ्य संबंधी परामर्श उपलब्ध कराना। सूक्ष्म पोषक अनुपूरण के अंतर्गत विटामिन ए के अनुपूरण, आयोडीन युक्त नमक के सेवन को बढ़ावा देना तथा शिशुओं के टीकाकरण की सुविधा। फिर है नेक्स्ट बीमारियों के दौरान बच्चों की उचित देखभाल तथा ORS जिसे हम कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ठीक है, के उपयोग संबंधी परामर्श देना। फिर है समुदाय आधारित स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रमों में आमतौर पर सामुदायिक कार्यकर्ता शामिल होते हैं जो स्वास्थ्य प्रणाली का अभिन्न हिस्सा है। सामुदायिक कार्यकर्ता का प्रशिक्षण, उनका पर्यवेक्षण और उनको प्रोत्साहन सफल कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण पहलू हैं। यानी कि जो भी सामुदायिक कार्यकर्ता हैं या फिर हम कहें जन कार्यकर्ता हैं, तो उनको प्रशिक्षण देना, उनको ट्रेन करना, उनको
उनका ऑब्जर्वेशन करना, ऑब्जर्व में लिखना कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, और प्रोत्साहन उनको देना जिससे कि वो कार्यक्रम को सफल बना सके। तो ये सारे इसके पॉइंट्स हैं जो कि आपके जन स्वास्थ्य या फिर हम कहें सामुदायिक स्वास्थ्य के अंदर आते हैं, घटक कह सकते हैं, एलिमेंट्स कह सकते हो। फिर आता है कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य है उसका जो अध्ययन है वो 3 व्यापक श्रेणियों में किया जाता है। पहला है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, इसे हम प्राइमरी हेल्थ केयर बोलते हैं। दूसरा है माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है, हम इसको मिडिल कह सकते हैं हेल्थ केयर, और तृतीय टर्सरी हेल्थ केयर है, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, हम इसको कहेंगे प्राइमरी, इसको कह सकते हैं सेकेंडरी, और इसको कह सकते हैं हम टर्सरी, ठीक, हेल्थ केयर। फिर जो है जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर क्या क्या आता है, ये उन बिंदुओं पर केंद्रित है जो व्यक्ति तथा परिवार से जुड़े होते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब है जो कि व्यक्ति यानी कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल और उसके परिवार से जुड़ा हो, जैसे भोजन पूर्व हाथ धोना, साफ सफाई, टीकाकरण, परिवार नियोजन। फिर सेकेंडरी हेल्थ केयर जो है ये श्रेणी उन गतिविधियों पर केंद्रित है जो पर्यावरण से संबंधित हैं, ठीक है। अभी तक क्या था, इंडिविजुअल और उसकी फैमिली, अब क्या आ गया, उसके आसपास का पर्यावरण, जैसे कीटनाशक के छिड़काव से मच्छरों पर नियंत्रण, गंदे पानी का निष्कासन। आपने देखा होगा जहां भी आप रहते होगे, कोई कॉलोनी होगी, जहां पर आपका घर होगा, तो वहां पर क्या होता है कि कुछ कुछ समय पर बीच बीच में आकर के छिड़काव किया जाता है जिससे कि मच्छर ना पनपे, ठीक है। तो वो आपका सेकेंडरी हेल्थ केयर के अंदर में आता है, ठीक है, जो कि जन पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन के अंदर में आता है। फिर है टर्सरी हेल्थ केयर, ये श्रेणी उन गतिविधियों पर केंद्रित है जो प्रायः चिकित्सालयों में देखी जाती हैं, जैसे शल्य चिकित्सा यानी कि जो सर्जरी, अंतःशिरा पुनर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन। तो ये क्या है, ये आपके हॉस्पिटल से रिलेटेड होते हैं, यानी कि जो टर्सरी हेल्थ केयर है वो आप उसके अंदर में चिकित्सालय आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि जन या फिर जो सामुदायिक स्वास्थ्य का जो अध्ययन किया जाता है वो 3 श्रेणियों में किया जाता है, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्सरी हेल्थ केयर। अब हम आते हैं, अब देखिए यहां पर कुछ चीजें बताई गई हैं कि सामुदायिक पोषण का लक्ष्य क्या है। यह है सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा पोषित जनसंख्या की पोषण की स्थिति को सुधारना। किसी भी समुदाय में पोषण संबंधी समस्याओं तथा जरूरतों को पहचान कर उनका समाधान ढूंढना एक पोषण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए स्वास्थ्य तथा समुदाय पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मुद्दों के प्रभाव को पूर्ण रूप से समझने की आवश्यकता है। साथ ही साथ समुदाय के संसाधनों की समुचित जानकारी भी आवश्यक है। ओके, अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर। यह है समुदाय में पोषण संबंधी समस्याएं। समुदाय में खाद्य पोषण समस्याओं के कई कारक हैं जिन्हें हम आनुवंशिक बोल सकते हैं और पर्यावरणीय भी कह सकते हैं। यानी कि जो भी पोषण संबंधी समस्याएं होती हैं वो आपकी हेरिडिटरी भी हो सकती हैं और इन्वायरमेंटल भी हो सकती हैं, दोनों ही कारण हो सकते हैं, ठीक है। विकासशील देशों में अधिकांश वर्तमान समस्याओं का एक पर्यावरणीय घटक है जो विकासशील देश है, जो बुनियादी स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा आहार की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। किसी भी समुदाय में पोषण समस्याएं मोटापा से लेकर खाद्य असुरक्षा तक हो सकती हैं। पोषण संबंधी समस्याओं के कई कारण हैं जिनमें जैविक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नीतिगत मुद्दे आदि सम्मिलित होते हैं। ओके, ये हैं इसके कारण। अब हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो समुदाय में आम पोषण समस्याएं, ठीक है। तो 2 हैं पॉइंट इसमें, एक तो पोषण संबंधी कमी यानी कि डेफिशिएंसी की वजह से जो समस्या उत्पन्न होती है, और दूसरा है पोषण की अधिकता यानी कि एक्सेस की वजह से जो समस्या उत्पन्न होती है। तो जो पोषण संबंधी कमी है यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से जो होता है उसमें आपका सबसे पहला है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, जिसे हम PEM बोलते हैं, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। दूसरा है विटामिन ए की कमी, तीसरा है रक्ताल्पता या लौह लवण की कमी यानी कि अनीमिया, और चौथा है आयोडीन की कमी। ओके, आयोडीन डेफिशिएंसी। और जो अधिकता की वजह से होता है उसमें एक तो आपका फ्लोरोसिस आ जाता है और दूसरा आता है मोटापा जिसे कि हम ओबेसिटी बोलते हैं। तो इसी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं।
चलिए, तो इसमें पहला है कुपोषण या कुपोषण की स्थिति बढ़ाने में कौन कौन से कारक सम्मिलित हैं। तो एक तो पहला कारण है आर्थिक स्थिति या फिर गरीबी की वजह से जो है कुपोषण के बच्चे शिकार हो जाते हैं। निरक्षरता की वजह से, क्योंकि हमें जो अनपढ़ व्यक्ति है यानी कि निरक्षर है, जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसे पता ही नहीं है कि जैसे होता है कि जो मौसमी फल होते हैं, मौसमी सब्जियां होती हैं, वो अदर सब्जियों के कंपैरिजन में सस्ती होती हैं, न्यूट्रिशियस होती हैं और फ्रेश होती हैं और पर्याप्त न्यूट्रिशन उससे मिल जाता है। और चूंकि जो गरीब हैं उन्हें वो आसानी से अफोर्डेबल हैं, यानी कि आसानी से वो उसको खरीद सकते हैं, लेकिन चूंकि उन्हें पढ़ा लिखा ना होने की वजह से इसकी जानकारी नहीं होती है, इस वजह से क्या होता है, वो जो है कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। फिर है प्रति व्यक्ति के लिए भोजन की कम उपलब्धता, भोजन नहीं है, भोजन हेतु अपर्याप्त पहुंच, अगर वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। संवेदनशील समूहों में देखभाल की कमी होती है, स्वास्थ्य की सही देखभाल ना होना तथा अस्वास्थ्यकर वातावरण होना, संक्रमण तथा बीमारियों के कारण अपर्याप्त भोजन का सेवन, मान लिया कि भोजन भी उन्हें मिल रहा है, उपलब्ध है और वहां तक उनकी पहुंच भी है, लेकिन क्या हुआ कि संक्रमण की वजह से या फिर बीमारियों की वजह से वो जो भोजन है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो रहा है, उनके शरीर में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो रहा है, उसकी वजह से भी कुपोषण की प्रॉब्लम आएगी। और फिर है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, यानी कि प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी की वजह से होने वाला कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, जिसे हम कहते हैं PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अब जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है, ये विकासशील देशों में प्रमुख सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है, यानी कि बहुत ही मुख्य है। यह विशेष रूप से बचपन में मात्रा या गुणवत्ता में अपर्याप्त आहार के सेवन से उत्पन्न होने वाले रोगों की श्रेणी में माना जाता है। ठीक है, अब प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की गंभीरता, अवधिता, प्रमुख पोषक तत्व की कमी के आधार पर इसको वर्गीकृत यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हो जो वर्गीकरण दिया गया है, एक तो गंभीरता के आधार पर इन्होंने इसको हल्के, मध्यम, गंभीर कहा हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद में लाइट, मीडियम और सीवियर, और फिर है प्रकार के आधार पर तीव्र, लंबा और दोनों। ठीक है, एक्यूट एंड क्रॉनिक जिसे हम कहते हैं। और मुख्य कमी जो है वो है ऊर्जा, प्रोटीन और दोनों की कमी की वजह से, यानी कि इन तीनों ही वजह से जो है कुपोषण हो सकता है। फिर है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की गंभीरता मुख्य रूप से शारीरिक विकास के मापन द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसे हम कहते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। ठीक है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में जैसे कि हम हाइट लेते हैं, वेट लेते हैं, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस लेते हैं, ठीक है, और इस स्किन फोल्ड थिकनेस है, तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारी ऐसी माप हैं जो कि हम फिजिकली ले करके पता कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी बच्चा कुपोषण का शिकार है या फिर नहीं है। ओके, फिर है कि अचानक ऊर्जा तथा प्रोटीन की अपर्याप्तता तीव्र प्रकार के प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का कारण बनता है, यानी कि अगर अचानक से ऊर्जा और प्रोटीन जो है पर्याप्त नहीं मिल रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, तीव्र प्रकार के प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का कारण होता है, यानी कि ये हो सकता है, जिसका संकेत क्या है, शारीरिक वजन कम होने लगता है। तो ये हम कह सकते हैं एक्यूट। फिर है लंबे समय तक यानी कि क्रॉनिक, जो लंबे समय तक चल रहा है, ये अपर्याप्तता लंबे प्रकार के कुपोषण का कारण बनती है, जिसमें वजन तथा लंबाई दोनों में कमी देखने मिलती है। अब जो यहाँ पर था तीव्र प्रकार का जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है, उसमें क्या हो रहा है, सिर्फ शारीरिक वजन कम हो रहा है, लेकिन जो लंबे समय तक चल रहा है, ठीक है, वो जो है आपका उसमें वजन तथा लंबाई दोनों में ही कमी देखने को मिल रही है। फिर आता है आहार में प्रोटीन और तथा ऊर्जा की कमी हल्के तथा मध्यम प्रकार के कुपोषण का कारण है, जिसका मूल्यांकन व्यक्ति के आहार की जानकारी और समुदाय में आहार की आदतों, भोजन की उपलब्धता द्वारा किया जा सकता है। नैदानिक लक्षण या फिर हम कहें क्लिनिकल सिम्टम्स जिसे बोलते हैं, क्लिनिकल सिम्टम्स जिसे हम देख करके जान सकते हैं। ओके, जैसे कि अभी आप पढ़ोगे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में क्वाशेकर और जो मरासमस है, तो उसमें हम देख करके बता सकते हैं कि ये बच्चा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से ग्रसित है। नैदानिक लक्षण था जैव रासायनिक आंकड़े गंभीर प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के प्रकार की पुष्टि करते हैं। अब आता है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के प्रकार। तो ये दो प्रकार के होते हैं,
आप सभी जानते हो, मरासमस और क्वाशरकर। जो मरासमस है इसे हम हिंदी में सूखा रोग भी कहते हैं। ठीक है, ये 1 साल से कम उम्र के बच्चों में देखा जाता है और इसका जो कारण है सबसे आम प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का, ये सबसे आम प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का प्रकार है। और जो मरासमस में है इसमें क्या होता है, प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी आती है। प्रोटीन एंड एनर्जी, ये इसमें दोनों की ही डेफिशिएंसी देखी जाती है। सूखा रोग से ग्रस्त बच्चे को निम्न नैदानिक लक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है, यानी कि क्लिनिकल सिम्टम्स के द्वारा पहचाना जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सिम्टम है। एक तो मांसपेशियों का क्षय यानी कि मसल वेस्टिंग। इसमें क्या होता है कि आहार में ऊर्जा और प्रोटीन की अपर्याप्तता, यानी कि दोनों ही की कमी की वजह से मांसपेशियों में ढीलापन आ जाता था, त्वचा झुर्रियों वाली हो जाती, जिस कारण बच्चा बहुत दुबला तथा कमजोर दिखता है। ओके, फिर है चिड़चिड़ापन यानी कि इरिटेशन। बच्चा लगातार रोने की वजह से चिड़चिड़ा हो जाता था, कमजोर होने की वजह से बच्चे का रोना सुनाई नहीं देता है। विकास विफलता यानी जिसे हम कह सकते हैं ग्रोथ फेल्योर। भोजन में, ये मैं साथ में लिख देती हूं, ओके। भोजन में ऊर्जा प्रोटीन की अपर्याप्तता के कारण बच्चे के बढ़ते हुए शरीर की पोषक तत्वों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं, जिस कारण बच्चे के विकास पर दुष्प्रभाव पड़ता था। वो अपनी उम्र के स्वास्थ्य बच्चों के मुकाबले छोटा हो जाता है, यानी कि उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। फिर है अतिसार, जिसे हम कहते हैं डायरिया। अपर्याप्त भोजन तथा बार बार संक्रमण होने की वजह से बच्चों में डायरिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये है मरासमस की। ओके, फिर नेक्स्ट आता है क्वाशरकर। क्वाशरकर का कारण भोजन में प्रोटीन की मात्रा तथा गुणवत्ता दोनों की कमी है। तो जैसा हमने बताया कि मरासमस, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ है प्रोटीन क्वाशरकर और मरासमस में, कि कौन सिर्फ प्रोटीन की कमी की वजह से होता है और कौन जो है प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी की वजह से होता है। तो ये याद रखिएगा, प्रोटीन की कमी की वजह से सिर्फ जो होता है वो है क्वाशरकर और जो दोनों की कमी की वजह से होता है वो है मरासमस। ओके, और ये प्रोटीन की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में कमी की वजह से होता है और ये 2 से 3 वर्ष के बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, आमतौर पर माताएं अपने बच्चों को 2 वर्ष तक स्तनपान कराती हैं, जनरली जब तक कि अगला शिशु पैदा ना हो। दूसरे बच्चे के जन्म के पश्चात अचानक पहले बच्चे को मां का दूध छोड़कर रोटी या फिर चावल खाने को दिया जाता है। परिणाम स्वरूप होता क्या है कि बच्चे को कुछ मात्रा में ऊर्जा तो स्टार्च युक्त भोजन से मिल जाती है, परंतु प्रोटीन का सेवन बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, तो जो क्वाशरकर है इसको ये भी कहा जाता है कि दूसरे बच्चे के जन्म होने की वजह से जो पहले बच्चे में जो प्रॉब्लम आती है या फिर जो कुपोषण होता है उसे क्वाशरकर बोलते हैं, या फिर जो डिजीज होती है उसे क्वाशरकर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि दूसरा बच्चा होने के बाद में जो पहला बच्चा है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है और जो है उसको माँ का दूध भी नहीं मिल पाता है और प्रॉपर देखभाल ना होने की वजह से, प्रॉपर पोषण न मिलने की वजह से, न्यूट्रिशन न मिलने की वजह से वो क्वाशरकर का शिकार हो जाता है। अब यहाँ पर इसके भी लक्षण दिए गए हैं, कौन कौन से सिम्टम है। एक तो शोथ, इसे हम ऑडिमा बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है जो कि मरासमस में नहीं होता है। मरासमस में क्या होता है, मसल वेस्टिंग होती है जिसमें बच्चा बिल्कुल दुबला पतला, उसकी हड्डियां बाहर दिखाई पड़ती हैं। ओके, और जो ये क्वाशरकर है उसमें बच्चे क्या होते हैं, उनमें जो है ओडिमा आ जाती है। ओडिमा की वजह से उनके पैरों में, हाथों में और चेहरे पर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन जिसे हम बोलते हैं, सूजन आ जाती है। तो वो ओडिमा की वजह से होता है। इसमें होता क्या है, तरल पदार्थ के संचय के कारण, यानी कि जो लिक्विड है, तरल पदार्थ है, वो इकट्ठा होने लगता है। इसकी वजह से क्या होता है, शरीर के किसी भाग में सूजन ओडिमा का कारण बनता है और जो ओडिमा की स्थिति में त्वचा को दबाने पर उंगलियों के दबाव से गड्ढा बन जाता है। ठीक है, जो कि कुछ सेकंड तक रहता है। तो आप ये पहचान कर सकते हो अगर किसी की कि कोई भी व्यक्ति उसमें ओडिमा है या फिर स्वेलिंग है, तो उस केस में तो ओडिमा या फिर मान लो स्वेलिंग है,
तो दोनों केस में आप पहचान कर सकते हो कि अगर ओडिमा है तो उसमें क्या होगा कि त्वचा को दबाने पर उंगलियों के दबाव से गड्ढा बन जाएगा और वो कुछ सेकंड तक रहेगा, ठीक है, उसके बाद में वो सही हो जाएगा, जबकि ऐसा स्वेलिंग में नहीं होता है, ठीक है। फिर आता है इसमें दूसरा जो है वो, इसमें भी ग्रोथ फेलियर होता है, जैसे कि मरास्मस में होता था, इसमें भी वजन कम हो जाता है, सामान्य दर से कम रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें वजन का कम होना मरास्मिक बच्चे की अपेक्षा कम तीव्र होता है, ठीक है। त्वचा में बदलाव होता है, त्वचा मोटी तरह खुरदरी हो जाती है, आसानी से निकलकर दरार छोड़ देती है। बालों में बदलाव आता है, ये भी बहुत ही मुख्य लक्षण है। बालों में बदलाव, बाल बहुत पतले आसानी से निकल जाते हैं और प्राकृतिक चमक और काला रंग खोकर बाल लाल रंग के हो जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो बाल हैं वो तिरंगा फ्लैग साइन जिसे हम कहते हैं, तिरंगा के रंग के, जैसे तिरंगे में 3 रंग होता है, ठीक है, वैसे ही जो क्वॉशेकर वाले बच्चे हैं उनके भी बाल जो है ब्लैक कलर ना होकर के जो है 2-3 कलर में हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्लैग साइन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लैग साइन किस डिजीज का सिम्टम है, ठीक है, तो वो क्वॉशेकर का है। मून फेस, ये भी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है इसका। मून फेस का मतलब है कि बच्चे का चेहरा ओडिमा की वजह से क्या होता है, सूज जाता है तथा गोल चंद्राकार होता है, यानी कि बिल्कुल सूज करके गोल हो जाता है, इस वजह से इसको मून फेस कहते हैं, ठीक है, यानी कि चंद्रमा के समान गोल हो जाता है, इस वजह से इसको मून फेस कह रहे हैं। तो ये भी जो है क्वॉशेकर का सिम्टम है। ओके, तो यहाँ पर हमने मैरस्मस और क्वॉशेकर दोनों के सिम्टम्स यानी कि लक्षण देख लिए हैं। अच्छा, एक और है, इसमें यकृत के आकार में भी परिवर्तन आता है क्वॉशेकर में, कि जो बच्चा है उसके यकृत का आकार विस्तृत हो जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि विस्तृत का मतलब होता है फैलना। इसके अलावा बच्चे में विटामिन तथा खनिज लवण की कमी से होने वाले नैदानिक लक्षण भी दिखाई देते हैं, ठीक है, तो ये तो हो गया। फिर इसके बाद में आता है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण हेतु, इसके निवारण हेतु क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के निवारण के लिए माताओं के पोषण स्तर को सुधारना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे का पोषण स्तर माँ के दूध पर निर्भर करता है। जैसे आप जानते ही हो कि बच्चे को 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दी जानी मस्ट होती है। 6 महीने तक बच्चे को कुछ भी नहीं देना होता है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं देना होता है, क्योंकि माँ का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त होता है। 6 महीने से बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर दी जाती है, जिसे हम वीनिंग फूड बोलते हैं, तो वो स्टार्ट कर देता है। वीनिंग फूड का मतलब है कि बच्चे को पहले लिक्विड से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि पहले बच्चा सिर्फ माँ का दूध ले रहा था, अब उसको हम जो है गाय का दूध है, भैंस का दूध है, ये दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चे को जैसे दाल खिला सकते हैं, जो लिक्विड है बच्चा अच्छे से डाइजेस्ट कर सकता है आसानी से, तो लिक्विड दे सकते हैं, जूस दे सकते हैं, तो इस तरीके के लिक्विड वाले आइटम हम बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा क्या है, जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, लिक्विड से हम उसको सेमी सॉलिड पर लेकर के आते हैं, यानी कि मैश करके खिलाते से, केला है दूध में मैश करके खिला दिया, ठीक है, तो ऐसा सेमी सॉलिड खीर है वो खिला दिया, तो सेमी सॉलिड पर आते हैं, और सेमी सॉलिड से फिर जैसे बच्चा बड़ा होगा उसको हम सॉलिड पर लेकर के आते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, या फिर हम कह सकते हैं वीनिंग फूड। तो ये 6 महीने से स्टार्ट किया जाता है, लेकिन 6 महीने तक बच्चा सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध पर निर्भर करता है उसका पोषण, तो इस वजह से माताओं के पोषण स्तर को सुधारना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। गर्भावस्था में स्त्री को उचित मात्रा में पोषण मिलना चाहिए, ताकि वो एक सामान्य स्वास्थ्य बच्चे को जन्म दे सके। सरकार द्वारा गर्भवती तथा धात्री महिलाओं के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत अनपूरक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे उनके पोषण को सुधारा जा सके। फिर है दूसरा धात्री महिला, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं लैक्टेटिंग वीमेन, जो बच्चे को दूध पिला रही हैं, को पर्याप्त पोषण की जरूरत होती है, जिससे वह अपने बच्चे को पर्याप्त दूध उपलब्ध करा सके, क्योंकि जब माँ को पर्याप्त पोषण मिलेगा तभी ही दूध बनेगा और वो अपने बच्चे को दूध पिला सकेगी। फिर है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से बचाने के लिए शिशु को 4 से 6 महीने विशेष रूप से स्तनपान कराना चाहिए, जो हमने बताया 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को देना मस्ट होता है, ये WHO के द्वारा कहा गया है। फिर तत्पश्चात धीरे धीरे अन्य पूरक आहार जैसे मसले हुए फल, फलों का रस, चावल तथा दाल का पानी, दलिया, ये सब चीजें दे सकते हैं माँ के दूध के साथ साथ।
फिर है 15 से 45 वर्ष की सभी महिलाओं को पोषण शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिससे वो जीवन में सही पोषण का महत्व समझ सके। और बच्चे को संक्रमणों से बचाने चाहिए और सभी टीके समयानुसार लगाने चाहिए। तो ये है कुपोषण से बचने के उपाय। इस तरीके से जो है कुपोषण से बचा जा सकता है। ओके, इसके बाद में आता है विटामिन ए। चलिए, तो विटामिन ए आज हम देख लेते हैं, इसके बाद में आगे देखेंगे। विटामिन ए हमने कुपोषण पूरा पढ़ लिया है। फिर आता है विटामिन ए की कमी, विटामिन ए डेफिशिएंसी से हम कह सकते हैं। विटामिन ए की कमी किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन युवा, बच्चे, गर्भवती तथा धात्री महिलाएं विटामिन ए की कमी के विभिन्न चरणों से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, यानी कि हो तो किसी को भी सकता है विटामिन ए की कमी, लेकिन जो बच्चे हैं, गर्भवती यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, और जो लैक्टेटिंग वीमेन हैं, ये तीनों सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं इससे। विटामिन ए की कमी में व्यक्ति को कम रोशनी में देखने में परेशानी होती है। अगर इस कमी को समय से वो सही न किया जाए तो व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। जीरोप्थैल्मिया विटामिन ए की कमी के साथ जुड़े नेत्र विकारों की पूरी श्रृंखला दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके सिम्टम्स को, नैदानिक लक्षण। तो पहला है, सबसे पहला पॉइंट है रतौंधी, जिसे हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो जब विटामिन ए की कमी होती है तो वो कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे वो उसकी ग्रोथ होती है, यानी कि डेफिशिएंसी अगर विटामिन ए की हो गई है तो सबसे पहला सिम्टम क्या आता है? तो पहला जो सिम्टम है वो होगा नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें होता क्या है कि इसमें व्यक्ति को कम रोशनी में देखने में परेशानी होती है। जैसे कि मॉर्निंग में है, दिन में है, तो उसको तो आसानी से दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन अंधेरे में उसे कम दिखाई पड़ता है। तो इसी वजह से इसको नाइट ब्लाइंडनेस या फिर रतौंधी बोलते हैं। तो ये सबसे पहला लक्षण होता है, शुरुआत होती है विटामिन ए की कमी की। फिर दूसरा है नेत्र श्रृंखला जीरोसिस, या फिर हम कहते हैं इसको कंजक्टाइवल जीरोसिस। ठीक है, तो पहले तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी होता है, और दूसरा स्टेप है कंजक्टाइवल जीरोसिस। इसमें होता क्या है कि आंखों का जो सफेद वाला भाग है, आंखों का जो ये व्हाइट वाला पार्ट है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा व्हाइट वाला पार्ट, उसको बोलते हैं कंजक्टाइवा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सूखापन। अभी आप देखोगे, आप अपनी नॉर्मल आईज को जाकर के देखो तो उसमें क्या होता है, वो शाइन करता रहता है, चमकता रहता है, जैसा लगता है कि उसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, लेकिन जब भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी आती है तो उसमें होता क्या है, जो व्हाइट वाला भाग है, कंजक्टाइवा है, वो ड्राई होने लगता है, और आंखों की पुतलियां घुमाने पर कंजक्टाइवा में झुर्रियां, ढीलापन, सूखापन जो है दिखाई पड़ने लगता है। ओके, चमक खो जाती है तथा कभी कभी आंसू भी गायब हो जाते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, फिर जो तीसरा स्टेप है, तीसरा वो है बाइट आउट स्पॉट, यानी पहले रतौंधी से स्टार्ट होता है, अगर वहीं पर सही करा दिया गया तो आंख सही हो जाती है, अगर वहां उस स्टेप पर नहीं सही कराया गया तो दूसरा स्टेप यानी कि कंजक्टाइवा फिर प्रभावित होता है। फिर अगर मान लो कंजक्टाइवा पर इलाज करवा दिया गया तो सही हो गया, अदरवाइज फिर वो तीसरे स्टेप पर बढ़ता है, जिसे हम कहते हैं बाइट आउट स्पॉट। इसमें होता क्या है, कंजक्टाइवा पर सूखे झाग युक्त अपारदर्शी त्रिकोणीय धब्बे के रूप में देखा जा सकता है, यानी कि जो कंजक्टिवा है उस पर जो है स्पॉट, धब्बे दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, और फिर फोर्थ पॉइंट है कॉर्नियल जीरोसिस, यानी कि अभी तक क्या था, हमारा सिर्फ जो व्हाइट वाला पार्ट है जिसे हम कंजक्टिवा कह रहे हैं वो प्रभावित हो रहा है। अब क्या हो रहा है, हमारी जो कॉर्निया है वो उस पर आ रहा है, जो कि आपका अंदर ब्लैक वाला पार्ट देख रहे हो व्हाइट के बीच में, तो कॉर्निया पर अब प्रभावित होगा। आंखों के काले हिस्से को कॉर्निया कहते हैं। विटामिन ए की कमी की वजह से क्या होता है, कॉर्निया सूखा था, ढीला हो जाता है। इस स्थिति का यदि तुरंत समाधान ना हुआ तो कॉर्निया क्षतिग्रस्त हो जाती है, यानी कि कंजक्टिवा पहले प्रभावित हुआ, उसके बाद में कॉर्निया। इसके बाद में जो पांचवा स्टेप आता है वो है केराटोमलेशिया। इस स्थिति में कॉर्निया क्या है, सॉफ्ट हो जाती है, कोमल हो जाती है, और उसमें आसानी से संक्रमण हो जाता है, यानी कि वो इन्फेक्शन उसमें बहुत ही जल्दी लग जाता है। कॉर्निया संपूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा व्यक्ति अंधेपन से ग्रस्त हो जाता है। ओके, और इसके बाद में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर इस स्टेज में पहुंच गया व्यक्ति, केराटोमलेशिया वाले फेज में अगर पहुंच गया है, तब जो है आंखों का उपचार करवाना बहुत ही मुश्किल होता है, यानी कि आंखें सही होना बहुत ही मुश्किल होता है। अब इसकी कमी से बचाव कैसे कर सकते हैं,
तो चूंकि इससे विशेषकर बच्चों को प्रभावित करती है, जिस कारण वो अंधेपन का शिकार हो सकते हैं, तो भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय रोग निरोधी कार्यक्रम इसके लिए चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत विटामिन ए की बड़ी खुराक समय समय पर बच्चों को दी जाती है। इसके अलावा समुदाय में उन खाद्य पदार्थों के सेवन को प्रोत्साहित किया जाता है जिनमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि दूध तथा दूध से बने पदार्थ हैं, मांस आदि पशु जगत के खाद्य पदार्थ, या फिर आयरन युक्त, जैसे हम सब्जियों में भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उसमें सब्जियां जो हैं, जो जितने भी फल और सब्जियां हैं, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, तो उससे भी आप जो है विटामिन ए की कमी को पूरा कर सकते हो। इसके अलावा दूध और दूध से बने पदार्थ हैं और जो मीट है यानी कि नॉन वेज, उनमें भी विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है। वनस्पति जगत के खाद्य पदार्थों में विटामिन ए बहुतायत में मिलता है। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, समुदाय में पोषण शिक्षा भी इस स्थिति से निपटने में लाभकारी सिद्ध होती है। यानी कि ये सब चीजें जो है आपको तभी पता होंगी जब आप जो है आपको पोषण शिक्षा के बारे में नॉलेज होगी, यानी कि आपको न्यूट्रिशन एजुकेशन मिले, आपको बताया जाए कि आपको विटामिन ए की अगर कमी हो गई है तो आपको क्या क्या चीजें खानी है, किस तरीके से अपनी आंखों को बचाना है। ओके, इसी वजह से पोषण शिक्षा भी, न्यूट्रिशन एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, चलिए अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम या यहीं तक डिस्कस करते हैं, प्रोटीन ऊर्जा, माल न्यूट्रिशन और विटामिन ए डेफिशिएंसी। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जो हमने समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पिक्चर्स भी लेकर के आएंगे, प्रोटीन ऊर्जा यानी कि क्वाशिकर और मारास्मस में बच्चे किस तरीके से दिखाई देते हैं, और विटामिन ए की कमी से किस तरीके से हमारी आंखें प्रभावित होती हैं। तो उसका मैं पिक्चर भी नेक्स्ट वीडियो में आपको ला करके यहाँ पर दिखा दूंगी, जिससे आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। ओके, तो अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक कर दीजिए, जिससे कि प्रॉपर आपको जब भी हम वीडियो डालते हैं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।